नमस्कार, आप देख रहे हैं जनादेश और मैं हूं खुशबू सिंह। खबर शुरू करने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने बनासकांठा में जनसेवा का शुभारंभ किया। 12 साल बाद रामलीला मैदान में फिर से केजरीवाल भरेंगे हुंकार। केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ आम आदमी पार्टी की महारैली। आज भीषण तबाही मचा सकता है चक्रवाती तूफान बिपारजॉय। गुजरात महाराष्ट्र में भारी बारिश की चेतावनी। हीरा उद्योगों पर रूस यूक्रेन का युद्ध का असर। जौहरी की जिंदगी पर मंदी का ग्रहण। मेहसाणा नगर पालिका के टीवी रोड पर सिटी सिविल सेंटर का उद्घाटन सीएम ने किया। सूरत के पर्वत गांव में ब्रह्मा कुमारी द्वारा G20 और Y20 के अंतर्गत पीस वॉक का आयोजन। एशिया कप 2023 के वेन्यू पर बड़ा फैसला। पाकिस्तान में होंगे मुकाबले। दिल्ली, यूपी, बिहार समेत राज्यों में हीट वेव का अलर्ट जारी। ये थी आज की बड़ी और अहम खबरें। अब समाचार विस्तार से। खबर गुजरात से आ रही है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने बनासकांठा का दौरा किया। उन्होंने पालनपुर में नगर लोक सेवा केंद्र का उद्घाटन कर कई घोषणाएं की। प्रदेश के 22 नगर पालिकाओं के जन सेवा केंद्र का उद्घाटन मुख्यमंत्री ने किया। राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने बनासकांठा का दौरा किया। उन्होंने पालनपुर में नगर लोक सेवा केंद्र का उद्घाटन कर कई घोषणाएं की। प्रदेश की 22 नगर पालिकाओं के जन सेवा केंद्र का उद्घाटन मुख्यमंत्री के हाथों किया गया। इन जन सेवा केंद्र में लोगों की सुविधाएं मुहैया कराने की व्यवस्था की गई। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने अंबाजी में चैटबोट सुविधा शुरू करने की भी घोषणा की, ताकि घर बैठे ही मां अंबा के दर्शन कर सके। साथ ही पालनपुर के अरोमा सर्किल की ट्रैफिक समस्या को लेकर 6 करोड़ 50 लाख की लागत से नया सर्किल बनाने की घोषणा की गई है। इसमें पालनपुर और वडगाम तालुका में सिंचाई के लिए दंतेवाड़ा, कसारा पाइपलाइन से पानी प्राप्त करने की व्यवस्था करने की घोषणा की गई है। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल एक बार फिर 12 साल बाद रामलीला मैदान में हुंकार भरेंगे। आपकी ओर से यह महारैली केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ आयोजित की जा रही है। केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ आज यानी रविवार को आम आदमी पार्टी रामलीला मैदान में महारैली कर रही है। ऐसे में 12 साल बाद रामलीला मैदान में एक बार फिर आपके मुखिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल किसी राजनीतिक रैली को संबोधित करेंगे। रामलीला मैदान से ही राजनीति में एंट्री लेने वाले केजरीवाल आज केंद्र की बीजेपी सरकार के अध्यादेश के खिलाफ रैली में अपनी ताकत दिखाने वाले हैं। आम आदमी पार्टी की ओर से दावा किया गया है कि इस महारैली 1 लाख से ज्यादा लोग हिस्सा लेंगे। वहीं पूर्व कांग्रेस नेता और समाजवादी पार्टी के सहयोग से राज्यसभा सांसद बने कपिल सिब्बल भी इस रैली में शामिल होने वाले हैं। इसे लेकर पार्टी ने ट्वीट करके उन्हें धन्यवाद किया है। इस महारैली को आपके राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पंजाब के सीएम भगवंत मान के अलावा दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री और कई नेताएं संबोधित करेंगे। जानकारों का कहना है कि इस रैली के जरिए केजरीवाल 2024 के चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। गौरतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने 11 मई को अपने आदेश के जरिए दिल्ली के अफसरों की ट्रांसफर, पोस्टिंग और विजिलेंस पर चुनी हुई सरकार का नियंत्रण दे दिया था, लेकिन केंद्र सरकार के अध्यादेश लाकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया है। इसके साथ ही विरोध में आम आदमी पार्टी की ओर से यह महारैली की जा रही है। पार्टी का दावा है कि महारैली में भारी तादाद में दिल्ली की जनता शामिल होकर इसे ऐतिहासिक बनाएगी। रामलीला मैदान में महारैली में आने वाले लोगों की सुविधाएं के लिए पंडाल लगाया गया है, ताकि लोगों को धूप व गर्मी से कोई परेशानी न हो। इसके अलावा मेडिकल समेत अन्य जरूरी सुविधाओं का भी इंतजाम किया गया है। आपके दिल्ली प्रदेश संयोजक गोपाल राय ने अपने बयान में कहा कि इसके लिए डोर टू डोर कैंपेन चलाना चाहिए। हर दिल्ली वासी के मन में एक ही सवाल आ रहा है कि आखिर केंद्र सरकार ने उनके वोट को कीमत का अपमान क्यों किया। भीषण चक्रवाती तूफान तेजी से आगे बढ़ रहा है। अगले 12 घंटे में यह तूफान गुजरात, राजस्थान में दस्तक दे सकता है। मौसम विभाग ने इन राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है।
मौसम विभाग के अनुसार पूर्व मध्य अरब सागर के ऊपर स्थित बहुत गंभीर चक्रवात बिपारजॉय 5 किलोमीटर प्रति घंटे की ओर से बढ़ रहा है और 6 घंटे के दौरान इसे एक अत्यंत गंभीर चक्रवात तूफान में बदलने की संभावना बताई जा रही है। आईएमडी के अनुसार बिपारजॉय के उत्तर की ओर बढ़ने और 15 जून को एक बहुत ही गंभीर चक्रवाती तूफान के रूप में बदलने के बाद पाकिस्तान सहित भारत के गुजरात और राजस्थान में भारी तबाही हो सकता है। तूफान के गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ के तटों के पास पहुंचने की संभावना है। अगले 6 घंटों के दौरान एक अत्यंत गंभीर चक्रवाती तूफान में तेज होने की संभावना है और इसके लगभग उत्तर की ओर बढ़ने के 15 जून 2023 के दोपहर के आसपास पाकिस्तान और सौराष्ट्र के कच्छ तटों के पास पहुंचने की संभावना बताई जा रही है। सूरत का हीरा उद्योग पिछले 1 साल से मंदी के दौर से गुजर रहा है। यूक्रेन रूस युद्ध के कारण हीरा का आयात एक बड़ी समस्या बन गया है। नतीजन हीरा उद्योग कच्चे मालों पर निर्भर होता है। अब वो मुश्किल में पड़ गया है। इसके साथ ही लंबी छुट्टियां और कम वेतन के कारण रत्न कलाकारों को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है। हीरा उद्योग में एक बार फिर से अस्वाद की लहर दौड़ पड़ी है। सूरत के हीरा उद्योग से लाखों लोग जुड़े हुए हैं। जब भी मंदी आती है तो जौहरियों में आत्महत्या की वृद्धि होती है। पिछले 3 महीने में 7 मजदूर आत्महत्या कर चुके हैं। रूस कच्चे हीरे के दुनिया के सबसे बड़े निर्यातकों में से एक है। सूरत शहर को अपने अधिकांश कच्चे हीरे रूस में से स्थित कच्चे हीरे की खानों से प्राप्त होते हैं। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के कारण कच्चे हीरों का आयात बहुत कम हो गया है। वैश्विक स्तर पर भी रूस से कच्चा हीरा नहीं खरीदने का दबाव था। ऐसे में सूरत के कारोबारियों के लिए सीधे रूस से कच्चा हीरा मंगाना मुश्किल हो गया है, जिस कारण पर्याप्त मात्रा में कच्चा हीरा नहीं होता है। जौहरियों का काम के घंटे कम हो जाते हैं। काम के घंटे कम करने के कारण वेतन भी कम हो जाता है और कम से कम 25,000 काम करने वाले रत्न कलाकारों की आय 15,000 से कम कर दी गई है, जिससे आर्थिक संकट पड़ गया है और परिवार का गुजारा चलाना मुश्किल हो गया है। सूरत डायमंड एसोसिएशन वर्षों से काम कर रहा है, लेकिन उसने रत्न कलाकारों के लिए कोई विशेष काम नहीं किया। हीरा संघ बड़े उद्योगपतियों के लिए ही काम करता है। मजदूरों ने इसका कोई संबंध नहीं है। जब भी मंदी आती है तब रत्न कलाकार आत्महत्या कर लेते हैं। मेहसाणा नगर पालिका के टीवी रोड पर सिटी सिविल सेंटर का उद्घाटन। सिटी सिविल सेंटर का उद्घाटन 2 सालों से 2 बार हो चुका है। सिविल सेंटर का ई-लॉन्च सीएम भूपेंद्र पटेल ने किया। मेहसाणा नगर पालिका की टीवी रोड स्थित सिविल सेंटर का 2 सालों में 2 बार उद्घाटन हो चुका है। सिविल सेंटर का ई-लॉन्च भूपेंद्र पटेल ने किया। इससे पहले 2021 में उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल ने भी चुनाव लड़े थे। इस दोनों उद्घाटन पट्टिकाओं को भी स्थापित किया गया। लोगों की सुविधा बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री शहरी विकास योजना के तहत प्रदेश के 22 बड़ी नगर पालिकाओं में अत्याधुनिक सिविल सेंटर तैयार किए हैं। इस सिविल सेंटर के कर्मचारियों का वेतन और अन्य सभी खर्च राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा, तो नगर पालिका पर बोझ कम होगा और लोगों को सुख शांति मिलेगी। दूसरी तरफ पालनपुर में नगर पालिका के जन सेवा केंद्र का शुभारंभ कर कई घोषणाएं की गई है, जिसमें प्रदेश की 22 नगर पालिकाओं के जन सेवा केंद्र का उद्घाटन मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने किया। इस जन सेवा केंद्र में लोगों को सुविधाएं मुहैया कराने की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने अंबाजी में चैटबोट सुविधाएं शुरू करने की घोषणा की, ताकि भक्त घर बैठे ही मां अम्बा के दर्शन कर सके। सूरत के पर्वत गांव में ब्रह्मा कुमारी के द्वारा ठाकुर नगर में दिनांक 11 जून 2023 को G20 Y20 के अंतर्गत पीस वॉक का आयोजन किया गया। पीस वॉक कार्यक्रम में ब्रह्मा कुमारी संगीता बैन, पर्वत सेवा केंद्र संचालित आमंत्रित मेहमान मनोज भाई, कलेक्टर श्री युवा प्रभाग मानक ब्यूरो, लायन डॉक्टर रविंद्र भाई पाटिल, उप महापौर सुनीता बहन शर्मा, योगा टीचर एवं संस्था से जुड़े 150 लोग शामिल हुए। पीस वॉक सुबह 7 बजे शुरू किया गया और सबने मिलकर 5 किलोमीटर तक शांति यात्रा की और इसके साथ ही अंत में सबने अल्पाहार के साथ इस पीस वॉक का समापन किया।
ब्यूरो रिपोर्ट, जनादेश न्यूज, सूरत। एशिया कप 2023 को लेकर अब वेन्यू के लिए जारी विवाद पर विराम लगा है और इसकी तस्वीरें भी साफ होती दिख रही हैं कि एसीसी के पाकिस्तान के हाईब्रिज मॉडल का फैसला कर लिया गया है। साल 2023 में वनडे फॉर्मेट में होने वाले एशिया कप 2023 को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था। दरअसल इस टूर्नामेंट की मेजबानी पाकिस्तान के पास थी। भारतीय टीम ने पाकिस्तान जाने से बीसीसीआई सचिव जय शाह ने मना कर दिया था। इसके बाद पाकिस्तान ने हाइब्रिड मॉडल पेश किया था, उस पर भी लंबा विवाद जारी, पर अब इस पर विराम लग गया है। शनिवार देर रात पीटीआई द्वारा जारी रिपोर्ट के मुताबिक एशिया कप 2023 के लिए एशियन क्रिकेटर काउंसिल ने पाकिस्तान के हाइब्रिड मॉडल को स्वीकार कर लिया है। इसके अनुसार पाकिस्तान में इस टूर्नामेंट के मुकाबले होंगे। बता दें कि पाकिस्तान की तरफ से हाइब्रिड मॉडल पेश किए जाने के बाद नजम सेठी ने पेश की थी कि शुरुआती 4 गैर भारतीय मुकाबले पाकिस्तान में आयोजित करवा दिया जाए। अब इसको जय शाह की अध्यक्षता वाले एसीसी ने स्वीकार कर लिया है। वहीं इन 4 मुकाबलों के अलावा एशिया कप का आयोजन श्रीलंका के गौल और पेलकेले में करने के फैसला किया गया है। यानी लंबे समय से जारी इस विवाद के बाद अब तस्वीर साफ होती दिख रही है। इतना ही नहीं, इसके बाद शुरू हुए वर्ल्ड कप 2023 के विवाद पर अब भी विराम लगता दिख रहा है। एशिया कप को लेकर जारी रिपोर्ट में बताया गया कि एसीसी मंगलवार 13 जून को इस पर अपना ऑफिशियली अनाउंसमेंट कर सकता है। साथ ही पाकिस्तान की टीम के इस साल भारत में होने वाले वर्ल्ड कप के लिए यहां आने पर भी तस्वीरें साफ हो गई है। ओमान क्रिकेट बोर्ड के चीफ और एसीसी सदस्य पंकज खिजमी ने श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान बोर्ड के विरोध करने के बावजूद पाकिस्तान के हाइब्रिड मॉडल का साथ दिया। दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार समेत नॉर्थ इंडिया के राज्यों में मानसून की अभी भी इंतजार करना पड़ेगा। इन राज्यों में से बिहार, यूपी, झारखंड, राजस्थान में फिलहाल लू चलने के कारण लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर भारत के लोगों को मानसून के लिए अभी भी इंतजार करना होगा। इन राज्यों में मानसून का असर 1 जुलाई से दिखाई दे रहा है। फिलहाल गर्मी से राहत मिलने की संभावना भी नजर आ रही है। बता दें कि देश में मानसून की एंट्री हो चुकी है और 24 घंटों में मानसून उत्तर पूर्व भारत को कवर कर सकता है। मौसम विभाग के अनुसार बिहार, यूपी, राजस्थान सहित देश के कुछ हिस्सों में हीटवेव से गंभीर स्थिति की आशंका जाहिर की जा रही है। विभाग ने बताया कि राज्यों में हीटवेव की स्थिति अगले कुछ दिनों तक जारी रह सकती है। मौसम विभाग की माने तो आज दिल्ली का तापमान अधिकतम 40 डिग्री के ऊपर रहने की संभावना है। हालांकि आज सुबह दिल्ली में अचानक मौसम का मिजाज बदला दिखाई दिया, लेकिन फिलहाल लोगों को गर्मी से राहत नहीं मिलेगी। विभाग का कहना है कि राष्ट्रीय राजधानी में तेज हवाएं चल सकती है। अगले कुछ दिनों तक आसमान साफ रहे और शुष्क मौसम का पूर्वानुमान बताया गया है। 11 जून को राजधानी में न्यूनतम तापमान 28 तो अधिकतम तापमान 42 डिग्री दर्ज किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश में आज न्यूनतम तापमान 28 डिग्री तो अधिकतम तापमान 41 डिग्री दर्ज किया जा सकता है। फिलहाल कुछ दिनों तक उत्तर प्रदेश में लोगों को भीषण गर्मी और झुलसा देने वाली धूप से राहत नहीं मिलेगी। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए जनादेश।